गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा एसिड रिफ्लक्स के काजेस के बारे में। जो एसिड रिफ्लक्स आप समझते हैं कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लक्स में खाने की जो नली है उसमें एसिड आता है, उसके चलते बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। जो एसिड रिफ्लक्स है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कुछ बेसिक फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। ये जो भी मैं खाना खाता हूं ये खाने की नली से होते हुए खाने की थैली में जाता है। जो खाने की नली है इसमें ऊपर की तरफ एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जब मैं कुछ निगलता हूं तो ये स्फिंक्टर ओपन होता है, इन खाने की नली में खाना चला जाता है और खाने की नली में जाता हुआ नीचे पहुंचता है जहां दूसरा स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये खाने की नली और खाने की थैली के बीच में होता है। जैसे खाना यहां पहुंचता है ये वाल्व या स्फिंक्टर ये ओपन होता है और खाना जो है वो खाने की थैली में चला जाता है। ये स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचर के कंट्रोल में है। तो जो भी चीज आप खाते हैं वो खाने की थैली में तो जाती है लेकिन पलट के कुछ वापस नहीं आ सकता है। जब ये जो स्फिंक्टर है या वाल्व है किसी भी कारण से लूज हो जाए, किसी भी कारण से डैमेज हो जाए, किसी भी कारण से वीक हो जाए तो वास्तव में फिर खाने की जो थैली है उससे एसिड, पानी या खाना ये ऊपर की तरफ आने लगता है या खाने की नली में आने लगता है। इसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। ये ज्यादा लूज होगा, ज्यादा डैमेज होगा, ज्यादा वीक होगा तो एसिड ज्यादा ऊपर आएगा, सिम्टम ज्यादा आएंगे और जो एसिड रिफ्लक्स है वो सीवियर हो जाएगा। अगर ये सीवियर होगा तो वास्तव में यहां से ही कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। नो, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो कारण हैं उनको समझने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, द मोस्ट कॉमन रीजन जो एसिड रिफ्लक्स का है वो जो वाल्व है ये लूज हो जाता है। तो लूज होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है आपका वजन। अगर आपको ओबेसिटी है, इन पर्टिकुलर ये आपकी तोंद निकली हुई है, तो ये जो प्रेशर है ये खाने की थैली के ऊपर प्रेशर होता है और ये जो प्रेशर है ये वाल्व के ऊपर प्रेशर होता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो वाल्व धीरे धीरे लूज हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो एसिड खाने की नली में आने लगता है। तो ओबेसिटी इज नंबर वन जो इस प्रॉब्लम को जनरेट करती है। नंबर टू पर आती है स्मोकिंग। जब मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो मैं एक्चुअली टोबैको की बात कर रहा हूं। आप तंबाकू खाएं, आप पान मसाला खाएं, आप गुटखा खाएं, आप गुलमंजन करें, आप खैनी खाएं, आप बीड़ी पिएं, आप सिगरेट पिएं, आप सिगार पिएं, आप कुछ भी करें, अल्टीमेटली निकोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ये जो निकोटीन है ये खाने की थैली में एसिड के अमाउंट की बढ़ाता है और वास्तव में जो वाल्व है इसको धीरे धीरे लूज करता है। ये वाल्व लूज होगा तो जो एसिड है वो पलट के खाने की नली में आएगा और आपको एसिड रिफ्लक्स डेवलप हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप ही स्मोकिंग करें तो प्रॉब्लम होगी। अगर आपके दोस्त, आपके भाई, आपका पार्टनर कोई भी स्मोकिंग करता है तो आप सेकंड हैंड स्मोकिंग करते हैं या जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो अगर आप सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कर रहे हैं या पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो भी उसके साइड इफेक्ट लगभग उतने ही हैं जितने कि स्मोकिंग के होते हैं। नंबर तीन पर आता है अल्कोहलिज्म। अगर आपको रोज अल्कोहल लेने की आदत है, आपको ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने की आदत है, आपको लेट नाइट अल्कोहल लेने की आदत है, इन उसके बाद आपको फैटी फूड लेने की आदत है या फैटी जो स्नैक्स लेने की आदत है, ये सब कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है ये एसिड की अमाउंट को बढ़ाता है और जो आपका वाल्व है उसको डैमेज करता है, वीक करता है, उसको लूज करता है। तो एसिड रिफ्लक्स बार बार होगा। तो अल्कोहलिज्म इज नंबर थ्री। नंबर चार पर देखिए बहुत सारी दवाइयां जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और आप लेते हैं। ये जो दवाइयां हैं ये कभी कभी इस वाल्व को वीक करती हैं या लूज करती हैं और ये प्रॉब्लम करती हैं। इनमें सबसे पहले आती हैं डिप्रेशन में यूज होने वाली दवाइयां जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ये बहुत सारे नामों से आती हैं, एसएसआरआई आती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं। ये बहुत डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं ये इस स्फिंक्टर को लूज करने की ताकत रखती हैं। जो सर्दी जुकाम की आप दवाइयां लेते हैं जिन्हें एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, ये भी इस वाल्व को लूज करती हैं और एसिड रिफ्लक्स की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाती हैं। जो आप अस्थमा के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, डेरिफाइलिन है, अमाइनोफाइलिन है, फॉर दैट मैटर इवन जो सूंघने वाली दवाइयां हैं वो भी इस जो वाल्व है इसको थोड़ा सा लूज करती हैं और जो एसिड रिफ्लक्स है उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाती हैं। जो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं पर्टिकुलर जिन्हें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं,
जैसे निफेडिपिन है, हम जो इस तरह की जो दवाइयां हैं, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, इस तरह की जो दवाइयां हैं, ये इस वाल्व को लूज करती हैं क्योंकि इस मसल को रिलैक्स करती हैं, तो एसिड रिफ्लक्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाती हैं। जब भी आप पेन किलर यूज करते हैं, उसका कोई भी प्रकार हो, लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर वो हमेशा एसिड की अमाउंट को बढ़ाते हैं, इस वाल्व को डैमेज करते हैं और एसिड रिफ्लक्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे ही जितनी भी नींद की दवाइयां हैं या सेडेटिव्स हैं, वो सब इस वाल्व को लूज करके एसिड की रिफ्लक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स बार बार हो रहा है और आपको दवाइयां भी खा रहे हैं, भले ही वो डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की हैं, तो एक बार आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वन इज द हाइटस हर्निया। जरा हाइटस हर्निया को ध्यान से देखिए। ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारा पेट है। तो खाने की थैली और फेफड़े के बीच में एक मसल होती है जो हमारी सांस को चलाती है। ये जो सांस को चलाने वाली मसल है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये वास्तव में ऊपर नीचे इस तरह चलती है और इसके मूवमेंट से ही हम सांस लेते हैं और सांस बाहर फेंकते हैं। तो जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये जो होता है, ये डायाफ्राम के मूवमेंट से होता है। ये जो मसल होती है डायाफ्राम, इसमें एक बीच में छोटा सा होल होता है जिसमें से होती हुई ईसोफेगस या जो फूड पाइप है वो पास होती है। ये जो होल होता है, ये इसे कहते हैं, या स्मॉल ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं हाइटस। कभी कभी ये जो ओपनिंग होती है, ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है, थोड़ी सी कभी लूज हो जाती है। तो जो खाने की नली है, जो नीचे का स्फिंक्टर है, वो कभी ऊपर आने लगता है, कभी खाने की थैली का पोर्शन थोड़ा सा ऊपर आने लगता है। इसे कहते हैं हाइटस हर्निया, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर हाइटस हर्निया होगा तो वास्तव में जो एसिड रिफ्लक्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं वो फ्रीली आपकी खाने की नली में आने की ताकत रखते हैं। तो एसिड ऊपर आएगा, खाना ऊपर आएगा, रिगर्जिटेशन होगा, तो एसिड रिफ्लक्स वुड बी अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ अगर कोई प्रॉब्लम खाने की थैली में है, जैसे खाने की जो थैली है, इससे आगे का जो रास्ता है जिसे पाइलोरस कहते हैं, अगर वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा भी कहीं ब्लॉक है या नैरो है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपको अनफॉर्चुनेटली ड्यूडेनल अल्सर हो गया, उसके चलते खाने की थैली से आगे का रास्ता पार्शियली ब्लॉक हो गया, तो खाने की थैली में खाना ज्यादा देर तक रहेगा। ज्यादा देर तक रहेगा तो खाने की जो थैली है और ये वाल्व है, इसके ऊपर प्रेशर देगा तो इसको डैमेज करेगा, तो एसिड रिफ्लक्स होगा। अगर किसी भी कारण से ये पैसेज नैरो हो गया, जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो खाने की जो थैली है, जिसमें ऑन एन एवरेज खाने को 3 से 4 घंटे रहना चाहिए, वो ज्यादा देर तक रहेगा, प्रेशर देगा स्फिंक्टर को, एसिड रिफ्लक्स होगा। ऐसे ही कोई भी मैलिग्नेंसी, कोई ग्रोथ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, इंटोपाइलोरल ग्रोथ जैसे डेवलप हो जाए और खाना आगे बढ़ने में प्रॉब्लम है, तो बैक प्रेशर आने के चलते एसिड रिफ्लक्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसमें जो खाने की थैली है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो जो आपने खाना खाया वो आगे बढ़ने में स्लो हो जाता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। अगर गैस्ट्रोपैरेसिस होगी तो बैक प्रेशर आएगा, इन ऊपर की तरफ प्रेशर आने से ये वाल्व डैमेज होगा, लूज होगा और जो एसिड है वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली ब्लॉक है पार्शियल, तो वो बैक प्रेशर ऊपर तक आता है। उसका जो बैक प्रेशर है वो इंटेस्टाइन, खाने की थैली, इन सब में जो है ना परसिस्ट करेगा, और ऊपर परसिस्ट करेगा तो इस वाल्व को प्रेशर देगा एंड इसको लूज कराएगा, और लूज कराएगा तो एसिड रिफ्लक्स होकर खाने की नली में आएगा। तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऊपर की तरफ आएगा, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो तो एसिड रिफ्लक्स होगा। और अगर पेरिस्टाल्सिस उल्टी दिशा में चल रही है, जो पेरिस्टाल्सिस है उसका काम है कि जो भी आपने खाना खाया उसको आगे बढ़ाए, अगर ये उल्टी दिशा में कभी चलने लगे, जिसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, तो एसिड ऊपर की तरफ आएगा और ये रिफ्लक्स या एसिड रिफ्लक्स आपको डेवलप होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एसिड रिफ्लक्स इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, उसके जो रीजंस हैं उनको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रीजन समझते हैं तो रीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रीजंस को कंट्रोल करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, और कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है विल बिकम बेटर। अगर एसिड रिफ्लक्स के काजेस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।